दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान 20 जुलाई को छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प में पैलेट गन के इस्तेमाल पर दिल्ली पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल साहिल लोचब की शिकायत पर दर्ज हुई है। शुक्रवार को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पीड़ित छात्र के साथ पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर 7 घंटे तक धरना दिया, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। राहुल गांधी को एफआईआर की कॉपी दी गई। दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत यह एफआईआर दर्ज की है। अज्ञात लोगों पर यह एफआईआर हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस एफआईआर को न्याय की दिशा में पहला कदम बताया। तो राहुल गांधी ने 7 घंटों तक धरना दिया, उसके बाद यह एफआईआर दर्ज हो पाई। साहिल लोचब नाम का एक छात्र जो उस दिन धरने में शामिल था, उसकी एक आंख की रोशनी काफी हद तक कम हो गई है। पैलेट गन के छर्रे उसको लगे थे और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। एफआईआर की मांग को लेकर के राहुल गांधी ने धरना दिया। 7 घंटे तक वो धरने पर बैठे, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए राहुल गांधी को भी एक एफआईआर की कॉपी दी है। बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत ये एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. पैलेट पॉलिटिक्स पर वार पलटवार, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने? देश की संसद को, जहां पर देश के गृह मंत्री बार बार कहते रहे राहुल गांधी से, नेता विपक्ष से, कि आइए आप इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कीजिए, मुझसे सवाल कीजिए, मैं हर सवाल का जवाब देना चाहता हूं। थाने में राहुल का जंतर मंतर, पूरे दिन चला धरना प्रदर्शन। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस एफआईआर की कॉपी को अपनी जीत बता रहे हैं, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर की गई है। राहुल पैलेट गन के छर्रे से घायल छात्र साहिल लोचब को लेकर दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे थे। करीब 7 घंटे तक हाई वोल्टेज धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब राहुल इस एफआईआर को लेकर गृह मंत्रालय पर निशाना साध रहे हैं। तो बीजेपी ने भी राहुल की धरना पॉलिटिक्स पर सवाल उठाया है। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। राहुल गांधी ने, गांधी परिवार ने अपने आप को देश की संसद से बड़ा माना, देश की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा माना, देश के कानून से बड़ा माना। तो एक छोटा सा पुलिस स्टेशन क्या औकात रखेगा उनके सामने? किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने? देश की सुप्रीम कोर्ट को, जो जांच कर रही है। किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने? देश की संसद को, जहां पर देश के गृह मंत्री बार बार कहते रहे राहुल गांधी से, नेता विपक्ष से, कि आइए आप इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कीजिए, मुझसे सवाल कीजिए, मैं हर सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने? देश के संविधान को, जो कहता है कि जो पैरामिलिट्री सर्विस है उसका सम्मान होना चाहिए। राहुल गांधी ने कंप्लेन में कहीं भी ये कहा कि तफ्तीश कीजिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस बल को किसने मारा? किसको झुकाया राहुल गांधी ने? पैरामिलिट्री फोर्स को। किसको झुकाया राहुल गांधी ने? दिल्ली पुलिस को। वो लोग जो देश की सरहद पर इस वक्त सेवा दे रहे हैं, जिनके खिलाफ नारे उठाए गए कि राहुल गांधी ने उनके खिलाफ कोई भी जांच मांगी, देश की आर्मी का अपमान करने वालों के खिलाफ राहुल गांधी ने कोई भी जांच मांगी, तो किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने? जंतर मंतर पर पैलेट गन के छर्रे से घायल छात्र को लेकर राहुल गांधी शुक्रवार को कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन पहुंचे।
लेकिन यहाँ के आईओ का नंबर नहीं मिलने के बाद राहुल संसद मार्ग थाने पहुँच गए, जहाँ राहुल ने डीसीपी और दूसरे बड़े अफसरों के सामने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राहुल ने आरोप लगाया कि साहिल लोचब पैलेट गन के छर्रे से घायल हुआ है, उसकी आंख की रोशनी चली गई है, दिल के पास कुछ छर्रे अभी भी फंसे हुए हैं, इसलिए इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि राहुल के प्रोटेस्ट और एफआईआर पॉलिटिक्स से पहले ही जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान हंगामे की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए कमेटी बनाई है। बावजूद इसके राहुल एफआईआर कराने पर अड़े रहे और थाने में धरने पर बैठ गए। करीब 7 घंटे के धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने साहिल लोचब की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल गांधी ने इस एफआईआर को साहिल लोचब को इंसाफ मिलने की दिशा में पहला कदम बताया है, लेकिन राहुल गांधी के इस अड़ियल रुख पर बीजेपी ने हमला बोला। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल को कैमराजीवी कहते हुए पलटवार किया, तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल के इस एक्शन को वंदे मातरम के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है और देश के सामने यह संदेश चला गया है कि कांग्रेस पार्टी जो 37 में थी मुस्लिम परस्ती के दबाव में, वही है 2026 में, जब उस समय के मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के 5 स्टांजा के बदले 2 स्टांजा गाने का निर्णय किया था। इसका भारी विरोध हुआ था। तो ये सब वो फंस रहे हैं, रोज तो फंस रहे हैं, तो ध्यान कैसे बटाया जाए? तो अब ये अराजकता कर रहे हैं, इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। संसद मार्ग थाने में हंगामा और धरने को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पैलेट गन मामले की जांच को लेकर सरकार अपनी बात से मुकर गई, इसलिए राहुल गांधी को धरना देना पड़ा। जिसके शरीर में सब जो पैलेट बुलेट्स हैं, छर्रे हैं, वो अभी है और गवर्नमेंट ने कहा था जो लोग गलती की हैं उन पर एक्शन लेंगे। गवर्नमेंट जो कहती है वो करती नहीं। आखिरी में हमको ऐसे स्टेप लेना पड़ता है लोगों के लिए, छात्रों के लिए, हम वो स्टेप ले रहे हैं। राहुल के धरने के बाद दिल्ली में हुई एफआईआर को इंडिया अलायंस के नेता जहां राहुल की जीत बता रहे हैं, वहीं एनडीए के नेता सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच के बावजूद एफआईआर को लेकर हंगामे को राहुल की जिद करार दे रहे हैं। राहुल गांधी वो कर रहा है जो मुल्क उससे एक्सपेक्ट करती है। ऑपोजिशन लीडर का काम है हुकूमत से जवाब लेना, ऑपोजिशन लीडर का काम है हुकूमत को जवाबदेह बनाना। राहुल गांधी वही कर रहा है और मैं तो चाहूँगा कि वो इसी तरह करता रहे, क्योंकि यही तो है ऑपोजिशन का काम। संघर्ष काम आया है। हाँ, दाखिल हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो अपराधी है जिसने ये आदेश दिया मोबाइल उनको कानून से पनिशमेंट होनी चाहिए। राहुल जी का यही कहना था, हम सबका यही कहना है। हम यही सवाल
पार्लियामेंट में गृह मंत्री जिससे पूछने वाले थे, लेकिन गृह मंत्री यहाँ वहाँ भागते रहे, सदन में आए नहीं। अब जो FIR लॉन्च हुई है वो एक तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय पर FIR, ऐसा मैं मानता हूं। क्या आज कांग्रेस संविधान को नहीं मानती है? क्या आज कांग्रेस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानती है? क्या आज कांग्रेस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो माननीय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? तो हम क्या समझें कि आज अगर संसद का नियम बनता है कि 6 छंद गाओ, ये 2 गा के अड़ते हैं, तो संविधान को नहीं मानते। माने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है उसको नहीं मानते, जाके बवाल करते हैं FIR कराने के लिए। तो क्या संविधान के अनुसार कांग्रेस अब काम नहीं करना चाहती? देश में अराजकता फैलाना चाहती है? मान लिया सो कॉल इंडिया गठबंधन आपस में लड़ता है, टूटता है, बिखरता है, चूर चूर हो जाते हैं, पर यहां तक नहीं जाना चाहिए। संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के धरने के बाद साहिल लोचब की शिकायत पर पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन सियासी तौर पर अब ये मुद्दा शांत होता नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी आज पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने वाले हैं। आज का एक कार्यक्रम सिर्फ लड़कियों के लिए रखा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार छात्राएं अपनी बात खुलकर रखेंगी और देश उनकी आवाज सुनेगा। लेकिन पुणे में राहुल गांधी के इस कार्यक्रम से पहले कल रात जबरदस्त हंगामा हुआ। पुणे के COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल के कैंपस में NSUI और ABVP के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस झड़प के बाद मौके पर पुलिस की भारी तैनाती की गई। झड़प को लेकर दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ABVP का दावा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता कॉलेज की छात्राओं को जबरदस्ती राहुल गांधी के इवेंट के लिए रजिस्टर करवा रहे थे, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज के सपोर्ट में बोलने की वजह से ABVP कार्यकर्ताओं ने हॉस्टल की 2 छात्राओं को एक कमरे में बंद करके धमकी दी। झड़प के बाद मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर विजय वडेट्टीवार और सांसद प्रणिती शिंदे भी मौके पर पहुंचे और ABVP पर छात्राओं को धमकाने का आरोप लगाया। कुछ ABVP बीजेपी के लड़कों ने एक लड़की को रूम में बांध करके रखा था। ये ABVP बीजेपी की मानसिकता है, महिलाओं के विरुद्ध है। जब उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगती है तो वो महिलाओं पे अत्याचार करती है। मतलब वो इतनी कमजोर है कि महिलाओं पे अत्याचार करती है। कल यहाँ पे सावित्री की लेख इस मुद्दे को लेके प्रोग्राम है। हमारी महाराष्ट्र की जो लड़कियां हैं उनके खून में हिम्मत है, उनके खून में धाड़स है और वो बीजेपी इनको ऐसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी उस लड़की से बात की है और वो लड़की डरी हुई है, लेकिन हमको गारंटी चाहिए कि वो सेफ है। उसके साथ एक PI भी है, लेकिन हॉस्टल का CCTV सर्वेलेंस बंद है क्योंकि ABVP ने दबाव डाल के CCTV सर्वेलेंस बंद करने का दबाव डाला, ऐसी हमारी जानकारी है। तो मैंने पुलिस को विनती की है कि वो इसके ऊपर देख ले। लेकिन आप देख लीजिए, जब जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। अभी तो उसके नीचे जब जब बीजेपी डरती है लड़कियों पे अत्याचार करती है, लेकिन महाराष्ट्र की लड़कियां झुकेगी नहीं। सिंपल फ्लैश है सर, एक लड़की ने अपने मन की बात कह दी और मोदी जी डर गए। मोदी जी डर गए तो उन्होंने ABVP के गुंडों को आगे कर दिया। गुंडों ने वो छोटी सी बच्ची को डराने के लिए यहाँ पे आके धमकियां दी। वो बच्ची डरी हुई है। हम लोग बस ये देखने आए थे कि वो बच्ची ठीक है। उन्होंने सच्ची सिचुएशन बता दी कि क्या हो रहा है आज के एजुकेशन सिस्टम में, कैसे स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है और कैसे लड़कियां अनसेफ है। ये आप अभी देख ही रहे हैं। वो कुछ भी हो, हमारी बस यही इच्छा है कि वो लड़की सेफ होनी चाहिए। हम उसी के लिए यहाँ पे आए थे। हमारी उससे बात हुई है। हम लोग ने पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट की है कि उसे कुछ भी हो तो वो आपकी जवाबदारी होगी। बाकी वो कितना भी राजकारण करे, हमें वो राजकारण से मतलब नहीं, हमें उस लड़की की सेफ्टी से मतलब है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हॉस्पिटल से वापस जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल में एडमिट करवाने का ऑर्डर दिया था और शहबाज सरकार की रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी थी। इसीलिए पाकिस्तान सरकार ने मजबूरी में आधी रात के बाद इमरान खान को अडियाला जेल से बाहर निकाला, लेकिन शिफा हॉस्पिटल के बजाय इमरान खान को सरकारी अस्पताल PIMS में ले जाया गया। जंगल के रास्ते अस्पताल तक पहुंचाया गया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि डॉक्टर्स के पैनल में इमरान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान भी रहेंगी, इसीलिए सरकार ने उज़्मा खान को भी
एक गाड़ी में बिठाया। उज़्मा खान को बताया गया कि PIMS में इमरान खान की आंखों का रूटीन टेस्ट होना है। इसके बाद उन्हें शिफा अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन आंखों के टेस्ट के बाद इमरान खान को वापस अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। इमरान की दोनों बहनें उज़्मा खान और नूरीन नियाजी ने शहबाज शरीफ की सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन बताया है। जब ये चलते गए और एक सामने पुलिस की कार थी और एक हमारी जो जिस कार में मैं थी पीछे, तो कोई जंगल जैसी जगह से, मैं कहा ये क्या जगह है, अंधेरा है, तो कहते हैं ये पिम्स है। मैं कहा यहाँ किससे लेके आए हैं? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिफा इंटरनेशनल लेके जाना। कहते हैं असल में जी यहाँ उनकी फॉलोअप होना है उनकी आंख का, तो इसलिए चेकअप होना है, तो यहाँ लेके आए हैं। फिर उनको निकाला, उनको अच्छा अंधेरा, सब कुछ अंधेरा था, कुछ लोग अंधेरे में कुछ नजर आ रहे थे और टोटल डार्कनेस। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ इमरान खान बैठे थे, वो भी ज़रा सरप्राइज से मुझे, खैर वो उठे, वो इतने शॉक में, वो जो भी उनके साथ डॉक्टर थे उनको कहते कि ये मेरी बहन 10 मिनट में मैं इसको मिल रहा हूँ, 10 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ, उन्हें प्यार किया मुझे। फिर वापस हम चले गए एक और जगह, उन्होंने कहा जी अब इनको इंजेक्शन लगता है, इनका इंजेक्शन का टाइम है। और उन्होंने दूसरा टेस्ट किया कि आंख इम्प्रूवमेंट है, हेमरेजेस होते हैं, कहते हैं हेमरेजेस बेहतर हो गए हैं। हम कहते हैं जब हम शिफा जा रहे हैं, मैं कहा हाँ। अब मैं भी समझी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, मैं कहा नहीं अब हम यहाँ से आपकी आंख दिखाने आए हैं, तो हम वहाँ शिफा जा रहे हैं। खैर फिर हम वहाँ, अच्छा फिर हम वहाँ, हमने कहा चले हम शिफा जाने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिफा, तो मैं उसको DSP को, मैं को ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कहता पिम्स, जाके बताया मुझे जगह। मैं क्या जगह? कहता पिम्स। मैं क्या, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है, आप उसको ये कंटेम्प्ट होगा अगर आप नहीं लेके जाओगे। कोई जवाब नहीं देते। फिर जब वापस फिर सब अडियाला। इमरान खान को वापस जेल भेजे जाने को लेकर पाकिस्तान सरकार ने कहा कि शिफा हॉस्पिटल में इमरान खान की जान को खतरा था, इसीलिए उनको वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए, शिफा हॉस्पिटल की में तमाम तर तैयारी जो है वो मुकम्मल थी, लेकिन वहाँ पे आपके मीडिया के लोग, आपकी चैनल्स की गाड़ियाँ, उनकी अपनी पार्टी के लोग इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए थे कि इंतज़ामिया के लिए उन हालात को कंट्रोल करना, और इमरान खान जब वहाँ पे आते तो यकीनन वहाँ पे जो माहौल है उसमें मज़ीद तनाव पैदा होता। इसलिए फ़ैसला किया गया कि डॉक्टर्स की वो टीम जिसने शिफा हॉस्पिटल में उनका मुआयना करना था, उसे दावत दी जाए और पिम्स में उनका मुआयना हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऐन मुताबिक इसलिए है कि उनकी सिक्योरिटी को भी फूल प्रूफ बनाना, ये भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। लेकिन फिल वाक़या गवर्नमेंट को ना कोई प्रॉब्लम है, ना किसी तरह की कोई इस फैसले के बाद कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि हमें उसमें कोई टेंशन है। हम अपना काम कर रहे हैं। रात के अंधेरे में इमरान खान को जेल से निकालने और फिर शहर में पावर कट को लेकर इमरान खान के सपोर्टर्स गुस्से में हैं। खैबर पख्तूनख्वा के CM सोहेल अफरीदी ने कहा कि अब पाकिस्तान में कानून का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए अब आगे क्या होगा ये अवाम तय करेगी। जो कल का रवैया रहा है इंतजामिया का और हुकूमत का, ये इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऑर्डर को कल रद्दी की टोकरी में एक दफा फिर फेंका गया। मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूं कि आवाम की उम्मीद अदलिया से है। अगर अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगी, अदलिया ही अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करेगी, तो फिर आवाम किस तरफ जाएगी? और इमरान खान साहब तो कोई छोटा इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। उसकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर आम पाकिस्तानी की हैसियत क्या रह जाती है? वो किस तरफ जाएगा? आम पाकिस्तानी अपने लिए इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा कि इमरान खान साहब के जैसे इंसान के साथ ये रवैया रखा जा रहा है? और 3 जजेस वो बाकायदा हुक्म करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन ये इतने ज़हनी और इखलाकी पिस्ती के वो नीचे वाले दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि इनको अदालतें और जजेस भी इंसान के बच्चे नजर नहीं आते। इनको खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है किसी चीज का। इनको यह खौफ भी नहीं है कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं।
अभी तो हमारी सारी उम्मीदें जजेस से हैं। ये जजेस की तौहीन की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। ये जजेस जो हैं अभी फैसला करें कि या अदालतों को ताले लगाने हैं, अदालतें बंद करनी है, या जो है अपने फैसले इंप्लीमेंट करने। ये दो बात है। इमरान खान की पार्टी के सांसदों ने सीनेट में सरकार के दावों को झूठा करार दिया। पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली खान ने कहा, इमरान खान से हुकूमत डरती है और इसीलिए उन्हें जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। हमने इतना कहा कि अगर कन्विक्टेड क्रिमिनल भी है उसका भी राइट है कि वो अपने फैमिली मेंबर से मिले। जनाब स्पीकर, हमने तो इतना कहा कि रूल्स को छोड़े, कानून आईन को छोड़ दे, एक आम कैदी की तरह उसका जो राइट है वो तो दे दे। अगर आप उसको राइट नहीं देते, मैं तो एज ए चेयरमैन ये कहता हूं मेरा हक नहीं बनता कि आपके साथ इस हाउस में मस्जिद में बैठूं, इनका भी नहीं बनता। हम भी आपके साथ हैं। हमारा लीडर ऐसा है, मैं आपको यकीन से कहता हूं, 3 दिन रखे, चौथे दिन उसने कहना मुझे किसने इस हॉस्पिटल में रखा है, मैंने जाना है। हमने कहा है खान 1 सेकंड इलाज और इसके टेस्ट से ज्यादा हॉस्पिटल में नहीं रहेगा, वो डील वाला बंदा नहीं है। हमारे वर्करों पे आज का दिन बहुत भारी है, रात का दिन बहुत भारी रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। मेरठ में कावड़ियों से भरे एक पिकअप वैन में ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में लगभग 20 लोग जख्मी हुए, 5 की हालत गंभीर है। यह हादसा लालकुर्ती इलाके में टैंक चौराहे पर हुआ है, जब पिकअप वैन में करीब 30 कावड़िए सवार थे और हरिद्वार से जल लेकर आ रहे थे। तभी ट्रक ने इसमें जोरदार टक्कर मार दी। ये सभी एटा के रहने वाले थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी। बस पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि टैंक चोपला पर एक एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि एक ट्रक और एक टाटा पिकअप के बीच एक्सीडेंट हुआ है। टाटा पिकअप में 30-32 लोग बैठे हुए थे और जिनमें से 5 लोग ऐसे हैं जिनके पैरों में बहुत गंभीर चोटें हैं, जिन्हें मेडिकल भेज के उनका इलाज कराया जा रहा है। 5 अन्य लोग हैं जिनको मामूली चोटें हैं, जिन्हें पीएल शर्मा में भर्ती कराया गया है, उनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जाना? ये सभी लोग हरिद्वार से जल लेकर आ रहे थे। ये एटा के रहने वाले हैं। हरिद्वार गए थे जल भरने, जल भर के ले आए थे। वहां से गांधी पार्क में आकर के हम लोग खड़े हुए थे एक्सचेंज करने के लिए। जो हमारी एक टीम कावर लेके आई थी, थकी हारी थी, उसको हम गाड़ी में बैठा रहे थे। जो रेस्ट किए हुए बंदे थे उनको हम नीचे कावड़ दे रहे थे। रेस्ट करने वाले बंदे हमारे कावड़ लेके आगे 2 किलोमीटर चले गए थे। उसके बाद हम लोग सब गाड़ी में बैठ गए थे। 2 बंदे नीचे खड़े थे, ड्राइवर और हम ये देख रहे थे हमारा कोई व्यक्ति रह तो नहीं गया है। तो जब हमें देखने के बाद हमने आगे उनको चढ़ने के लिए आए, जब तक पीछे से गाड़ी आई और उसने सीधे टक्कर मारी।